तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स अपन ने देखा था जब टाइप्स ऑफ फोर्स का डिस्कशन कर रहे थे। ये एक कांटेक्ट फोर्स है, तो साथ साथ लिखते जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स इट इज अ कांटेक्ट फोर्स विच अपोजेस। ये एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के या दो बॉडी के बीच की या बॉडी और सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो एक कांटेक्ट फोर्स है विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज या फिर कोई एक बॉडी और किसी सरफेस के बीच में, बिटवीन द बॉडीज या सरफेसेस। क्या समझ में आया बेटा? फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स है तो जो कि क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। या फिर हम एक कंक्लूड करें, हमेशा ये अपोज करने की ट्राई करता है। इट ट्राइज टू अपोज, ट्राइज टू अपोज मतलब अपोज करने की कोशिश करता है। क्या करता है बेटा? अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक जो है एक सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, और एक हमारे पास सरफेस है। अब हमें पहले से ये पता था कि इस ब्लॉक का अगर मास m है तो इधर एक फोर्स लगता था जिसका नाम था mg, है ना बेटा। और ये सरफेस जो नीचे वाला है उसको एक नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करता था। यहां तक तो अपने को क्लियर है। अब अगर इस ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा किसी कारणवश से, किसी फोर्स की वजह से या किसी वजह से इधर मूव करना चाहती है, अगर ये मूव करना चाहती है, मूविंग या ट्राइज टू मूव, तो अगर ये सरफेस जो हमने यहाँ पर जिस सरफेस पे उसको रखा है वो है फ्रिक्शन वाला। कैसा वाला? सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस नहीं है, स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ लिखते हैं, चलो नॉट स्मूथ। अगर ये जो सरफेस है बेटा वो स्मूथ नहीं है, तब क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इस जगह पर इस बॉडी में एक फोर्स लगेगा जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, उसको बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। इन जनरल अपन उसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको अपन स्मॉल f से डिनोट करेंगे। अच्छा, ये पिक्चर में कब आएगा? जब ये हमने क्या देखा, फ्रिक्शनल फोर्स वो वाला कांटेक्ट फोर्स है बेटा जब कोई यानी कि वो फोर्स का काम है कि किसी ऑब्जेक्ट के बीच का, बॉडीज के बीच का, या फिर सरफेस और बॉडी के बीच का, या फिर सरफेसेस के बीच का रिलेटिव मोशन को अपोज करना। रिलेटिव मोशन क्या हुआ? उसके रिस्पेक्ट में जब वो मोशन करना चाहेगा। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? उस बॉडी जहां पर जिस सरफेस पे कांटेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में अगर या तो ये मूव करना चाहे या तो उसके ऊपर वाला मूव करना चाहे, इनके बीच का जो मोशन है उसी को अपन रिलेटिव मोशन बोलते हैं। रिलेटिव मोशन क्या? एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी की मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स का काम है उन दोनों बॉडी के बीच का रिलेटिव मोशन को अपोज करना।
अपोज करेगा कि नहीं करेगा, कब कर पाएगा कब नहीं कर पाएगा हम देखेंगे, बट अभी हम क्या समझ रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स तभी पिक्चर में आएगा जब कोई बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में मोशन करना चाहे, उसी को हम बोल रहे हैं रिलेटिव मोशन। इसीलिए बचपन की क्लास में बच्चे बोलते थे विच अपोजेस द मोशन, नहीं वो अधूरा था, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये बहुत की वर्ड है बेटा, रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज या बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। यानी इस सरफेस, बॉडी का जो सरफेस है निचला वाला हिस्सा बेटा बेस, उस सरफेस का ये जो ग्राउंड वाला सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अच्छा कब करेगा, जब ये मूव करना चाहेगा, अगर मूव नहीं कर रहा तो कोई फ्रिक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। यहां तक क्लैरिटी है। अच्छा अब हम दो तीन फोर्सेस के बारे में और लिखते हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स हमको पता था बेटा कि ये जो सरफेस इसको नीचे नहीं आने देने के लिए जो एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो क्या है, नॉर्मल। तो N इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एक फोर्स हमने देखा फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स बेटा, अब एक्स्ट्रा में फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एक फोर्स मैं बोल रहा हूं उसको हम डिनोट कर रहे हैं आर नाम से। किस नाम से बेटा, वो आर वाला जो फोर्स होगा वो इधर होगा, उसका नाम है रिएक्शन फोर्स। आर कौन सा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, या फिर इसी को कभी कभी बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स। एंड व्हाट इज दिस रिएक्शन फोर्स बेटा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। समझ में आ गया होगा डायग्राम से कि ये जो रिएक्शन फोर्स है बेटा, तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट है। तो इसके बारे में लिख सकता हूं, दिस इज अ नेट फोर्स, ये जो फोर्स है बेटा रिएक्शन, दिस इज नेट फोर्स और नेट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स, यही है बेटा नेट फोर्स है। वो रिएक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स है। किसके किसके द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। अच्छा अब अगर हम लोग समझ गए कि रिएक्शन फोर्स क्या है, तो उसके आधार पर अपन नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। वेरी नाइस, कंपोनेंट वाला हिस्सा। तो यहां तक पहले समझ में आया बेटा। हमने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं, यानी कि अब अभी तक एनएलएम में जितने सरफेसेस को अपन ने बोला, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, अब वहां पर अपन फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे। बस ये एक्स्ट्रा एडिशन है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स एज इट इज जैसे अपन ने सीखा है, एफबीडी बनाना, फोर्स अप्लाई करना, एक्सटेंशन निकालना, सिर्फ एक्स्ट्रा में जैसे सूडो फोर्स में एनएलएम के अलावा क्या आ गया था, एक सूडो फोर्स आ गया था, एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया था। उसी तरह फ्रिक्शन समझने से एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। बात समझ आ रही क्या? बाकी सारे फंडेज एज इट इज लगाएंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में समझा कि ऐसा एक फोर्स है बेटा, ऐसा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में या किसी सरफेसेस के बीच की रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, हमने एक डायग्राम बनाया कि एक बॉडी है, मान लो अगर ये मूव करना, पहले नॉर्मली मूव नहीं कर रहा तो नीचे mg ऊपर नॉर्मल, ये तो हमको आता है। अब ये बॉडी अगर मूव करने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, उसको हमने बोला फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक हम लोग नया फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन फोर्स विच इज रिजल्टेंट ऑफ या नेट फोर्स बाय फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। यहां तक समझ में आया बेटा? अब एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास कोई एक फोर्स है जिसका नाम ए है, क्या है नाम बेटा? ए नाम है। ये मेरा एक सरफेस है, क्या है बेटा? तो सरफेस है, ये उसका क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। मैं इस फोर्स को अगर ए फोर्स नाम बोला या एफ फोर्स है, मेरे पास क्या है? एफ नाम का एक फोर्स है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि इधर जो फोर्स है वो एफ फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग द सरफेस, और इसी एफ का बोल सकता हूं कि कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली अभी इधर था, तो मैंने अभी इधर बनाया तो ठीक है, बाकी अगर रिएक्शन फोर्स इधर होगा तो नॉर्मल ये वाला हुआ और इधर फ्रिक्शन हुआ, ये रिएक्शन फोर्स हुआ। तो रिएक्शन फोर्स के हिसाब से नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लिखिए बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स लिखिए पहले,
पहले हेडिंग लिखिए दोबारा से, फ्रिक्शन फोर्स, छोटा सा ऐसे, नहीं लिखा, एक मिनट लिख लेते हैं यहां तक, फिर कंप्लीट करना। फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, क्या लिखेंगे बेटा, द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, जल्दी आया करो उधर से, द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स along या फिर पैरेलल टू, पहले से लो, पैरेलल और along द सरफेस। रिएक्शन फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स कौन सा कंपोनेंट है, along द सरफेस या पैरेलल टू द सरफेस। अब एंटी पैरेलल पैरेलल नहीं जा रहे, पैरेलल मतलब समझ रहे हो ना, उसके along, बात समझ आ रही है, उल्टा सीधा हम देख लेंगे, बात समझ आ रही बेटा, हाँ। तो along द या पैरेलल टू द सरफेस, किसका फॉर्मूला डेफिनेशन हो गया बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। वेयर एज नॉर्मल फोर्स के बारे में बोल सकते हैं क्या, नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, है ना, ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स हमको पता है। इट इज द, क्या बोल सकते बेटो, बोलो, द कंपोनेंट ऑफ, वेरी नाइस, कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस मतलब यहां पर ब्रैकेट में लिखा, बच्चे कंफ्यूजन, कांटेक्ट सरफेस, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसी के हिसाब से हम बात भी कर रहे हैं। कांटेक्ट सरफेस पर ही फ्रिक्शन लगेगा, तो हम उसी के रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो कांटेक्ट सरफेस, जब भी मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल टू द या परपेंडिकुलर टू द या अलोंग द सरफेस, मतलब कांटेक्ट सरफेस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए कांटेक्ट। एक मिनट को, ये तो उधर है ही, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखना स्टार्ट करें बेटा आप फटाफट। नहीं, कुछ भी इसने बोला, ठीक है। हाँ, ये अपोजिट में लगती है, ऐसा नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें हैं। बस इतना याद रखें, इट्स ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन, ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन। लिख लिया यहाँ, जल्दी लिखेंगे बेटा, कितने लोगों ने लिख लिया है, हाँ हो तो गया भाई। अगर फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं है, फ्रिक्शन पिक्चर में, तो सिर्फ कौन बचेगा, रिएक्शन फोर्स में किन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसीलिए रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं।
फिर मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया बेटा, 0। तो देखो ना रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हो गया, नॉर्मल के बराबर। ठीक है, बात समझ आ रही, इसीलिए इसका नाम कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम बात करते, ये हो गया लिखा हुआ, जल्दी लिखेंगे, बस 30 सेकंड में लिखें। फ्रिक्शन फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स पैरेलल और अलोंग द सरफेस, ब्रैकेट में कांटेक्ट। डन, ये तो अब लिख लोगे यार, जगह छोड़ दो, 2-4 लाइन, 2-4 लाइन जगह छोड़ दो, समझ तो आ गया ना। हम सकते हैं कि फ्रिक्शन का रीजन क्या है, उसमें जाते हैं अपन थोड़ा सा अब। ओके, कॉज ऑफ फ्रिक्शन हेडिंग डालिएगा, 4 लाइन छोड़ दो, आ जाएगा तुम्हारा डेफिनेशन यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो अपन ने क्या किया, एक सरफेस लिया है बेटा, उसमें एक ब्लॉक को रखा अपन ने m मास का। अब क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर अपन ने एक फोर्स लगाया, F नाम का फोर्स लगाया, तो इसको लगाते ही इधर क्या आ जाएगा, एक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, है ना। ये तो अपन ने देखा है ना। ये आ क्यों रहा है, इसके पीछे 2 व्यूज हैं, एक को बोलते हैं ओल्ड व्यूज और एक को बोलते हैं न्यू व्यूज, मॉडर्न व्यूज। ओल्ड व्यू में ये माना गया, अपन ये पता है ना कि देयर इज नो 100% स्मूथ सरफेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड, है ना। कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं है, कुछ ना कुछ रफनेस है। तो अगर हम इनको जूम करेंगे, ये जो सरफेस है ना, इसको अपन जूम करते हैं, तो अपन को मिलेगा ऐसा कुछ। ऊपर वाले ब्लॉक का मैं ऐसा बना रहा हूँ, जो सरफेस होगा वो ऐसा दिखेगा अपने को, और नीचे वाला भी तो सरफेस किसी, उसको भी एक ऑब्जेक्ट ही मान सकते हैं ना, तो उसका भी सरफेस में कुछ ना कुछ रफनेस रहेगा। ठीक है, तो आप अगर उसको जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपने क्या करा कि इस पे एक फोर्स लगाया बेटा, एफ नाम का, है ना, एफ मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाया। अब ये फोर्स आपने लगाया, तो ये बॉडी तो एक सॉलिड बॉडी है, इस बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं, सब में वही सेम फोर्स लगेगा, ताकि क्योंकि साथ साथ जाना है अगर उनको। तो यहाँ जो इन सरफेसेस के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनमें भी वही फोर्स लगने वाला। अगर आप देखें ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट में वही फोर्स से एफ लगने वाला है, तो जैसे ही वही वो वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट के पास लगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या, आगे मूव करने की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रफनेस के कारण उसके बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। क्या होता है, सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग होती है। क्या होती है, इंटरलॉकिंग। तो दिस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हुआ, ये वाला यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, वो इस वाइट सरफेस के कहीं एक जगह पर जाकर, ये वाइट जो सरफेस है, ये तो इस पे तो कोई फोर्स आप लगा नहीं रहे हैं, तो ये तो अपने इनिशियल स्टेट, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो बॉडी में आप फोर्स लगाओगे वो बॉडी डिस्प्लेस, मतलब कि चेंज हो करेगा अपना स्टेट। जिस पे आप फोर्स नहीं लगा रहे हो तो स्टेट अपना चेंज नहीं करेगा। तो ये तो बॉडी कहीं जाने से रहा। तो जैसे ये बॉडी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है, हालांकि मैंने जूम करके दिखाया तो गैप है, बट वहाँ गैप थोड़ी ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये वाला बॉडी पीछे इस बॉडी को ऐसा धक्का देगा। तो यही जो हो रहा है ना, कि ये वाला मॉलिक्यूल बोल रहा है मैं आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन ये वाला बॉडी बोल रहा है, ये वाला बॉडी के सरफेस का मॉलिक्यूल बोल रहा है नहीं, तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप हुआ कि इस सरफेस बॉडी के सरफेस को नीचे वाला सरफेस ने एक पीछे अपोजिंग नेचर का फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो फ्रिक्शन का यहाँ पे जन्म हुआ। खैर, ये था ओल्ड व्यू। दूसरा एक है अभी जो मॉडर्न व्यू में, जब अपन ने एटम वगैरह का मॉडल को अच्छे से जान सके, उसमें क्या देखा जा गया कि कोई भी एक बॉडी है, वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, मान लो
तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये यहां मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, एटम्स होंगे, इस सरफेस का भी एटम्स यहां पे होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। इनको भी अगर हम जूम करेंगे तो ऐसा देखा गया कि ऊपर वाले सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स ये हैं एटम्स, और नीचे वाले के यहां पर है कुछ ऐसा। अब क्या हुआ, जब ये इस पे रखा हुआ था, ड्यू टू वेट एंड प्रेसिंग नेचर, प्रेस कर रहा है इसको, तो इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया था। क्या फॉर्म हुआ था? बॉन्ड फॉर्म हो गए थे। अब आप देखें, ये तो ऊपर वाले बॉडी का हिस्सा है और ये नीचे वाले बॉडी का हिस्सा है। तो हुआ क्या, आपने फोर्स लगाया इन सारे मॉलिक्यूल्स पे, यानी एटम पे लगाया ना, तो क्या हुआ, इनमें एक फोर्स आया उधर, बट इस पे तो आपने कुछ फोर्स लगाया नहीं, तो ऐसा है। तो आप सेकेंड वर्जन में अगर आप इसका पिक्चर बनाना चाहें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखेंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अपने इनिशियल जगह पे रहेंगे। तो बॉन्ड्स ऐसे हो गए। बात समझ में आ रही है? अब ये इसकी भी कैपेसिटी है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ नाम का, बॉन्ड स्ट्रेंथ नाम का आपने चीज़ पढ़ा होगा, इसकी स्ट्रेंथ है, कभी ना कभी ब्रेक करेगा, तो और फोर्स लगाओगे। तो इसीलिए आप सब लोग बेंच पे हाथ रखो, अपने अपने साइड में रखो, जोर से नहीं, प्लीज। अब तुम उसको आगे पुश करने की कोशिश करो, किसी अपने आगे करो। एक रफनेस टाइप का, एक हिंड्रेस टाइप का फोर्स आपको महसूस हो रहा है आपके तरफ, वो जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है। अब क्या करो, नॉर्मली पहले जेंटली रख कर पुश कर रहे थे तो एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स दिख रहा था। अब आप उसको प्रेस करके दिखाएं तो आपको थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है ना वो। तो बेसिकली क्या हुआ, अब उसकी पहले क्या हुआ, अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे मान लो ये मोबाइल फ़ोन है यहाँ पर इधर रखा हुआ बेटा। अब मैंने एक फोर्स लगाया, देखो अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट वो आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि अभी तक वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पा रहा, वो सफिशिएंट फोर्स नहीं था बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और फोर्स लगाऊंगा, और फोर्स लगाऊंगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो चलने लग जाएगा। तो इसी तरह क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू बढ़ी तो क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगे। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ऐसा नहीं है ना कि और आगे कुछ नहीं है, आगे और भी है, तो वहां पे फॉर्मेशन फिर से होता जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, फिर बन रहा है ना, फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये ब्रेक कर रहा है, फिर फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है। इस तरह से क्या जा रहा है, ऐसे कंटिन्यूएशन में होते जा रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन फिर ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ब्रेकिंग, जो इसी प्रोसेस में एक हिंडर टाइप का हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है इस बॉडी, इस सरफेस से इस बॉडी में, तो वही फ्रिक्शन का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो इससे यार डिटेल में आपको बात करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल क्या समझ में आया कि दो व्यूज हैं। ये व्यूज बताने का बस एक ही पर्पस है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स या फ्रिक्शन फोर्स अफेक्टेड बाय सम ऑफ द पैरामीटर्स एंड दैट फैक्टर्स आर, उसमें एक फैक्टर आएगा एरिया ऑफ कांटेक्ट और आएगा मटेरियल की प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। तो एक तो तय है कि आगे हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड डिपेंड्स, है ना। तो पहला अपन पढ़ेंगे मटेरियल की नेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है ना। दूसरा अपन पढ़ेंगे एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता फाइनली, क्यों, क्योंकि यहाँ ऐसा ओल्ड व्यू से देखते हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट लगता है कि जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा उसको अपोज होगा, महसूस होगा। लेकिन न्यू व्यू में हमें दिख रहा कि वो सिर्फ एवरेज में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहले जितने बॉन्ड्स थे एवरेज में बॉन्ड्स उतने ही रह रहे, मतलब आगे बढ़ा तो बॉन्ड्स उतने ही रह रहे। तो फाइनली एरिया पर डिपेंड ना करके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके इसमें नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसको लिख लिया आपने। आगे हेडिंग लिखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन में लिखिए ओल्ड व्यू, और ये मॉडर्न व्यू। अभी लिखाऊंगा वो, अभी लिखाऊंगा आगे। अब ऐसा नहीं कि ये गलत वाला, ये वाला व्यू गलत है, वो वाला सही है, दोनों एस्पेक्ट से आपको सोचना है।
अगर आपको कहीं पे आ रहा है कि फ्रिक्शन कॉजेज ड्यू टू, ऑप्शन में रहेगा इंटरलॉकिंग बिटवीन द, तो यहां पे आपको लिखना है इंटरलॉकिंग पे टिक करना है। और अगर बॉन्ड के साथ सोचने वाली कोई क्वेश्चन आई थियोरेटिकल, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग वाला लगाना है। बात समझ आ रहा है क्या? हाँ हाँ, ऐसा नहीं पूछेंगे, आपको एक ध्यान रखना है कि इस तरह से हम बेसिकली तुम फ्रिक्शन फोर्स को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट अप्रोच से सोच रहे हो कि हो क्या रहा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ। हाँ मतलब बॉन्ड पहले बना हुआ था, फॉर्मेशन हो रखा था, आपने फोर्स सफिशिएंट लगाया तो ब्रेक हुआ, फिर फॉर्मेट, फिर आगे जाकर किसी सरफेस से कांटेक्ट में आया होगा ना। अरे भाई इतनी बार नहीं लिखना था, बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेक फॉर्मेशन ब्रेक फॉर्मेशन ब्रेक फॉर्मेशन ब्रेक फॉर्मेशन ब्रेक फॉर्मेशन ब्रेक फॉर्मेशन, टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है हमेशा। हाँ, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मैंने ये नहीं बोला कि फ्रिक्शन बॉडी को मूव कराने में हमेशा अपोज करता, नहीं, कभी कभी आगे जाकर। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, बाकी बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो धीरे धीरे चलते हैं उधर। दोनों ही, वो अलग बात है, फ्रिक्शन दुश्मन है कि दोस्त है, तुम जो जहाँ पे जाना चाह रहे हो वो वाली बात है, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस टू रिलेटिव मोशन। ठीक है। नेक्स्ट लिखें फैक्टर्स विच अफेक्ट्स, या इफेक्ट, अफेक्ट्स होता है ना, अफेक्ट द फ्रिक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर है जिसपे फ्रिक्शन डिपेंड करता है ना। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, नेटूरे ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। दूसरा एक होता है, उस डायग्राम से बना के बताता हूं, जैसे मान लो एक ब्लॉक है बेटा, सरफेस पे रखा हुआ है, हम इसको प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, प्रेस। तो प्रेस अगर करेंगे, तो अगर इसकी प्रेसिंग को बढ़ाओगे आप, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। जैसे आपका अभी मैंने हाथ को रखकर फील करवाया ना, नॉर्मली आप उसको पुश कर रहे थे तो कम महसूस हो रहा था, आपने प्रेस करके लगाया तो ज़्यादा महसूस हो रहा था। वही वाला फैक्टर मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा, मोर प्रेसिंग मोर फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा वाला होगा, डायग्राम बना के बताइए, लिखिएगा आप, ऐसा एक डायग्राम है और ऐसा एक बॉडी है, तो लिखिएगा इट डज नॉट मतलब फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट।
इसको लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। एरिया ऑफ मतलब कि अगर मैंने, सुनो ध्यान से, दोनों का मास अगर सेम रखोगे तो फोर्स से सब कुछ सेम रखा है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अभी यहाँ पे ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट में टच में है, इधर कम है, तो ऐसा नहीं सोचना कि इधर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन इधर आएगा ना बेटा। तो ऐसा नहीं मानना है आपको, ऐसा मानना है कि इसमें फ्रिक्शन दोनों में सेम लगेगा, बाकी फैक्टर्स अगर सेम रखे तो। हाँ, नहीं लेते हैं अपन, एरिया ऑफ कांटेक्ट डिपेंड नहीं करता। ये आपको जो बात मैंने बताई उससे हिसाब से सोचना था, अगर नहीं सोच पा रहे तो सीधे लिखो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। पूरे थ्रू आउट द सेशन में, जर्नी में, प्रिपरेशन में आप मान लेना कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। लिखा? सीसीक्यू मिल चुका है ना, इसका साथ में है, सीसीक्यू साथ में ही है ना इसके, ठीक। नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट लिख लीजिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ ना, आएगा ना। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहली जो टाइप है बेटा वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक और टाइप है, इसको नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक तीसरी बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और भी बहुत से टाइप्स के होते हैं, बाद में देखेंगे, बट अभी फिलहाल डेफिनेशन वगैरह या अंडरस्टैंडिंग नहीं सबका करेंगे अपन। सुना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। स्टैटिक फ्रिक्शन सुनेंगे ध्यान से। फ्रिक्शन के बारे में हमने ये सीखा कि फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को ट्राइज टू अपोज करता है या फिर अपोज कर पाता है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है आपका किसी सरफेस से, बात है नहीं, सरफेस पे रखा हुआ, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बात हो रही है, अगर ये फोर्स सफिशिएंट है तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा। अगर ये फोर्स सफिशिएंट नहीं, फ्रिक्शन है अभी मौजूद है ना, फोर्स सफिशिएंट नहीं है तो ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्राइज टू मूव, है ना, अहेड, मतलब कोशिश करेगा आगे बढ़ने का, या तो आगे बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों ही कंडीशन में आने के चांसेस है। एक, जब वो मूव कर जाएगा उस वक्त भी लगेगा, जैसे आपका हाथ पुश करो आगे बढ़ते टाइम ड्यूरिंग द मोशन भी लग रहा है कि नहीं लग रहा फ्रिक्शन, और एक बार पहली दफा भी लग रहा था। अच्छा, आप अगर फील करो, एक बार दोबारा हाथ रखो और
उसको पुश करने की कोशिश करो, आपको ज्यादा महसूस कब हो रहा है, ड्यूरिंग द मोशन या पहले? वेरी नाइस, स्टार्टिंग द मोशन में ज्यादा लग रहा है। ये अपन यहाँ पे देखेंगे कि देर इज टू काइंड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा हुआ कि जब ये बॉडी मूव करने की कोशिश कर रहा था, जब ये बॉडी मूव करने की कोशिश कर रहा था, सफिशिएंट नहीं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब बेटा रुका हुआ। जब बॉडी रुका हुआ है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उस वक्त के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक वाला फ्रिक्शन। जब बॉडी क्या कर रहे हैं बेटा, अच्छा बॉडी में कोई फोर्स नहीं लगा, कोई फ्रिक्शन है क्या? तो हमेशा रुके हुए में जरूरी नहीं है। बताओ, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लेकिन जैसे आप फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन आ जाएगा। तो जैसे आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया फ्रिक्शन आ जाएगा। अब फ्रिक्शन दो कंडीशन में बात करेंगे। एक, जब ये फोर्स लगाएंगे और ये बॉडी मूव नहीं करेगा, उस कंडीशन वाले फ्रिक्शन को, उस कंडीशन में जो लगने वाले फ्रिक्शन को अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा एक और, जब ये बॉडी मूव करना, पहली बार बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर दोबारा बॉन्ड बनेगा, ब्रेक होगा, बनेगा और ब्रेक होगा। तो पहली दफा जब बॉन्ड बना था उसको अच्छे से टाइम मिला, सब कुछ है ना, सफिशिएंट टाइम मिला और फॉर्मेशन को ब्रेक करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा ताकत लगा था। जब अगली बार बॉन्ड फॉर्म होके ब्रेक हो रहा है तो उसमें जल्दी जल्दी ये काम होता जा रहा है। इसीलिए आपको क्या लग रहा है, तो ड्यूरिंग द मोशन जो फ्रिक्शन लग रहा है, पहली बात तो ड्यूरिंग द मोशन फ्रिक्शन लग रहा था कि नहीं लग रहा है? आपने अभी पुश करा था, आपको दिख रहा था, वो वाला फ्रिक्शन को हम बोल रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब मूविंग, काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, याद आया काइनेटिक एनर्जी वाले में? काइनेटिक मतलब मोशन। तो ड्यूरिंग द मोशन क्या लग रहा है, और ड्यूरिंग द टेंडेंसी ऑफ अकरिंग मोशन, तो इसमें डेफिनेशन लिखिए फटाफट। ये वाला फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स when there is tendency of occurring relative motion। सिर्फ बॉडी रुका हुआ, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। जैसे ही बॉडी में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी आ गई तब फ्रिक्शन आ जाएगा, और वो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में फ्रिक्शनल फोर्स, बोलो जल्दी बेटा साथ में, फ्रिक्शनल फोर्स when relative motion happening, जब रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स हो रहा था उस दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब टेंडेंसी थी, रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी थी, चांसेस थे कि अब ये आगे बढ़ जाएगा, उस वक्त जो लग रहा था उसको क्या बोलते थे? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बेटा? ओके। अभी तक आपको फीलिंग से ये पता चला कि काइनेटिक फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन था, रिलेटिव मोशन था, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक वो चलने से पहले, रिलेटिव मोशन होने से जस्ट पहले तक, है कि नहीं? तो अभी तक ये फील आ गया आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये बात समझ में आया क्या? क्यों? रीजन वही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लग रहा था? जब तक पहली दफा बॉन्ड ब्रेक होने से पहले तक। बॉन्ड ब्रेक हो गया, सबसे ज्यादा ताकत तभी लग गया था। अब वो मूव कर रहा है। कोई चीज तुमने अलमीरा वगैरह दिवाली के मौके पर अगर तुम्हें शिफ्ट करनी होती, सफाई होती है ना, इसको उधर रख दो, उसको उधर रख दो, तो उसको तुम जो खींचते हो तो पहली दफा उसको हल्का सा वहां जगह से शिफ्ट करने में ताकत ज्यादा लगता है, फिर जब एक बार मूव करने लग जाती है तो थोड़ी सी आसानी होती है आपको। तो वहां भी वही रीजन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझो बेटा?
ओके, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जब ये बहुत ही आसान है, मतलब बस एक सिचुएशन है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है उस दौरान लगने वाले फ्रिक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? रोलिंग फ्रिक्शन. When a body is rolling on any surface या ड्यूरिंग द रोलिंग, ठीक है, इनकी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कुछ इस प्रकार है. ठीक है, डिग्रीज ऑर्डर में. तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है. हाँ हाँ, अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस रहेगा. तब किसी एक जगह से स्टैटिक हो सकता है, किसी एक जगह से काइनेटिक हो सकता है. देखेंगे अपन धीरे धीरे. ठीक है, अभी तो अपन बेसिक समझते हैं कि होता क्या है ये, है ना, कब कब लग सकता है, कब कब नहीं लग सकता. अच्छा, पढ़ा क्या सबने? लिख लिया यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट लिखिए फॉर्मूला ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. पहले हम लोग ऐसे तो लिखने में पहले स्टैटिक और काइनेटिक पढ़ा, सबसे पहले अपन काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे. फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन को जो है अपन एफ एस से डिनोट करेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन को अपन एफ के से डिनोट करेंगे. ये क्या है? फ्रिक्शन फोर्स एफ से डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल एफ से. एफ के लगा रहेगा, क्या समझना? काइनेटिक फ्रिक्शन. और एफ एस रहेगा तो हाँ, वो एफ एस से कंफ्यूज मत करना, है ना. ठीक है, ओके. रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर या एफ कोई उस पर नहीं है, उतना ज़्यादा वो नहीं आएगा अपने पास न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, बस एक जानकारी चाहिए थी रोलिंग के बारे में. अब फॉर्मूला फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ के, है ना, एफ के दैट इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन. अब ये म्यू क्या है? म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन. इसमें वेयर एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शन and mu k is the coefficient of kinetic friction. इसको बोलते हैं म्यू. म्यू जो भी बोलो, बिल्ली की आवाज, म्याऊ. हाँ, और एन जो है वो नॉर्मल फोर्स है. क्या? नॉर्मल फोर्स. ठीक है, ध्यान रखना मैंने फ्रिक्शन फोर्स का म्यू इंटू एम जी नहीं लिखा है, म्यू इंटू एन लिखा है. क्या लिखा बेटा? अब मैंने दोबारा बोला है तो कुछ तो वजह होगा, ओल्ड वाले बच्चे समझ रहे होंगे. मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है? म्यू इंटू एन लिखाया है, ना कि म्यू इंटू एम जी लिखाया है. क्योंकि डिस्क्लेमर ये दे रहा हूं क्योंकि हमेशा एन की वैल्यू एम जी हो ज़रूरी नहीं है. हमेशा एन की वैल्यू एम जी हो ज़रूरी नहीं है, इसलिए. लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की का जो फॉर्मूला है वो म्यू टाइम्स एन होगा, ये ज़रूरी है. अब n की वैल्यू कभी कभी mg होगा, कभी कभी नहीं होगा, इसलिए अपन ने लिखा म्यू इंटू एम एन, mg नहीं लिखे बेटा. ये जो म्यू के है, ये वाली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होते हैं, इनकी वैल्यूज आपको दे के रखेंगे. म्यू के की वैल्यू दे के रखेंगे. ये एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स ऑन, वेरी नाइस, डिपेंड्स
ऑन द nature ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये जो एक्सक्लूसिवली किस पे डिपेंड करता है बेटा? नटूरे ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, और ये भी देखा गया कि म्यू की जो वैल्यू है वो और अच्छे से लिखे तो म्यू की वैल्यू लिख लो। अभी म्यू के, म्यू एस म्यू के दोनों पढ़ेंगे ना, तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। इसी में ये वैरी करेगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी वैल्यू आएगी मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, इन जनरल 0.6 से ऊपर रेयरली ही देखने को मिलेगा। 0.6, 0.7 तक ही आता है। ठीक है, अब आप CCQ ओपन करें और अब आप लायक बन गए हैं कि फ्रिक्शन को देख सकें थोड़ा सा। म्यू, म्यू ये मैंने इसको लिखा है कि इसको पढ़ेंगे कैसे। म्यू कैसे बोलोगे यार? MIU म्यू। हाँ हाँ, उस दिन जो था ना आज उसकी ज़रूरत है। उस दिन एक बच्चा था ना, आज उसकी रिक्वायरमेंट है। एक बच्चा था ना यार म्यू, हाँ म्यू बच्चा था एक, म्यू लिखा गया तुमने सबने। चलो CCQ देना, मुझे भी एक CCQ दे दो यार। चलो पास करो, तुम्हारे पास है? जल्दी निकालो। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स which is parallel। परपेंडिकुलर कौन बोल रहा है? which is parallel। very nice। there is 100% smooth means frictionless। अच्छा, ऐसे तो होता नहीं है, बट अगर कहीं भी बोला गया है कि फ्रिक्शन इज 0 या फ्रिक्शनलेस, है ना? हाँ, फ्रिक्शन इज 0 या फिर फ्रिक्शनलेस। बात समझ आ रही है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन pressing between surface, nature of the surface, both for 2 and 3 types of friction which comes into play when slipping between two surfaces takes place is called। very nice। नॉर्मल फ्रिक्शन कौन बोल रहा था? ऐसे नया लग रहा था क्या? तो स्टैटिक तो कब होगा? स्लीपिंग नहीं है, है ना, जब रुका हुआ है। फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन पिक्चर में आ चुका है, लेकिन अभी तक पहली दफा भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, नॉर्मल, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चूज द incorrect statement regarding coefficient of friction। it is denoted by mu k। it is unitless। हाँ नहीं होता, वैल्यू होती है। it depends on the nature of the material in the contact। its value can be less than। अरे लेस देन 0 लिखा हुआ है गधों, 0 से कम और कहाँ जाएगा? नेगेटिव में। हाँ तो वही तो होगा आंसर। हाँ, अरे तुम्हें इनमें से कौन सी बात गलत है वो पूछ रहा है। इनमें से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? बाकी सारी बातें सही है। हाँ होता, यूनिट नहीं होते तो यूनिटलेस। सही बात है, सही बात है ना, यूनिटलेस है।
वो एटीसी पता है? एटीसी, एटीसी पता है? एटीसी पायलट लोग जब लैंडिंग तो कांटेक्ट करते वो, तो एक मूवी में नहीं देखा गया कि जहाज कंट्रोल से बाहर है, एक लाल बटन है, दबा दिया सर, नहीं उसको नहीं दबाना था। तो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक में मैंने बोला, तो इसकी वैल्यू में नंबर ही होगा ना, 0.1 2 3, तो यूनिटलेस है, इट इज यूनिटलेस। लिख लो यार, लिख लो यार। ठीक है। अच्छा, मैंने यहां क्या लिखा? 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 0 से छोटा होगा। गलत बात है ना? हाँ, यही तो पूछा तुमसे। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 6, चलो अब तुम ट्राई करो। हाँ, बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, सिर्फ फ्रिक्शन आएगा। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से एक ब्लॉक है, कौन है? आंसर 4 है। अब ठीक लग रहा है, तुम्हारे बैच का पेज थोड़ा बना है कि अब तुम चल रहे हो, एटलीस्ट धक्का नहीं देना पड़ रहा है। तो एक बॉडी है बेटा, वो 2 केजी का है। कितने का है? 2 केजी का है। उसमें फोर्स लगा रहे हो, ध्यान देना, 20 न्यूटन का। हाँ, आंसर बताओ लेकिन हल्ला मत करो। फोर्स ये लग गया। अब आपको बोला है कि इफ 2 kg ब्लॉक इज मूविंग, फाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। इसमें इन्होंने बोला है कि ये मूव कर जा रहा है ना? इट मींस कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहला सवाल, यहां पर फ्रिक्शन लगेगा विच इज एफ के। कौन सा फ्रिक्शन बेटा? एफ के लगेगा। अब मैं क्या पूछ रहा है इसमें? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है म्यू के की। एक्चुअली कभी कभी एग्जाम में तुम्हें यहां पर मार्क करके देंगे, म्यू के इज इक्वल टू 0.2, ऐसा है ना इस सरफेस के बीच। बस में तो एफ के की वैल्यू आपको क्या पता है? एफ के का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन, नॉट एम जी, है ना? 0.2। नॉर्मल फोर्स कितना है? नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल। इस बार नॉर्मल इक्वल टू एम जी है ना? इंटू एम जी। एम जी कितना होगा? 0.2 इंटू 20, कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। फ्रिक्शन का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन ही होगा। चलो बढ़िया है। इसी बार पूछा था 9th क्लास में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन? हाँ, न्यूटन, क्योंकि वो भी फोर्स है। तो कितना आया एफ के की वैल्यू? तुम्हें भी पूछना पड़ेगा लगता है ऐसा। एफ के की वैल्यू कितनी आई बेटा? 4 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, पहले एक्सेलरेशन कितना आता बिना फ्रिक्शन का? चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास, कितना आ जाता? 10। लेकिन अब रोकने वाला मौजूद है। कितना है रोकने वाला? 4। रोकने वाला कितना है? अपॉन टोटल कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल गुड, ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। जल्दी करें। म्यू के की वैल्यू दे रखी है, ब्लॉक इज मूविंग स्पीड इतना। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
टाइम इन विच 25 आ रहा है। ओके नेक्स्ट करो 8। अच्छा टाइम निकालो। कम टू रेस्ट। फोर्स निकाल लिया तुमने तो एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो, यानी दैट इज नॉट एक्सेलेरेशन, दैट विल बी रिटार्डेशन। वेरी डिसलेशन, गुड। तो डिसलेशन पता है, इनिशियल रफ्तार पता है, फाइनल रफ्तार कितना हो जाएगा 0, टाइम निकल जाएगा। निकालो फटाफट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला? ये कौन सा है? चलो देखो 7, देखो इधर ध्यान से देखो, एक दो क्वेश्चन देख लो फिर आएगा समझ। 7th में क्या बोल रहा है बेटा? एक सरफेस है, क्या है? उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या दिया हुआ है? 5 kg और ये मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। एस इक्वल टू डी। एस कहाँ से लाओगे? एस कहाँ से लाओगे? नानी घर से। तो देखो इधर यहां पर क्या लिखा हुआ है? म्यू के इक्वल टू 0.5, ठीक है बेटा। बोल रहा है कि ब्लॉक इतना स्पीड से चल रहा, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड टाइम इन विच कम टू। फ्रिक्शन फोर्स बताओ पहले, एफ के लगेगा या कुछ और? एफ के क्या होता है? म्यू के टाइम्स एन। व्हाट इज म्यू के बेटा? 0.5 इंटू एम जी, मतलब 5 इंटू 10, सही है। तो कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। एफ के आ गया यार। फोर्स इस बॉडी, ये एफ के जो है वो नेट फोर्स है या कुछ और है? नेट फोर्स ही है ना यार। अरे नेट फोर्स क्या? टोटल फोर्स। इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 25 अपॉन मास कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा? एज पर दिस कंडीशन अगर ये बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अरे बोलो भाई, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, उसी की वजह से रिटार्डेशन आएगा। दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, एक्चुअली रिटार्डेशन। दिस इज एक्चुअली रिटार्डेशन। बात समझ आ रही है? अब आपको पता है ना यार, v इक्वल टू यू प्लस 80। ओहो, s इक्वल टू बोल रहे हैं ये लोग, तो v कितना हो जाना चाहिए फाइनल है? 0। u कितना है? अच्छा रिटार्डेशन में माइनस लिखते हैं ना? अरे बोलो, ऑल गुड इक्वल टू 0। तो 5t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 4। हाँ चलाने वाला लगा दिया क्या? हाँ ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था? चलाने वाला माइनस रोकने वाला था। पहले क्या था? सिर्फ चलाने वाला होता, रोकने वाला नहीं था। अभी इससे पहले क्या देखा? चलाने वाला आया, रोकने वाला भी आया। अब कुछ क्वेश्चन में सिर्फ रोकने वाला ही आएगा, चलाने वाला नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में चलाने वाला कोई है ही नहीं। बेसिकली मैंने तो इधर फॉर्मूला निकाल दिया, फॉर्मूला से वैल्यू निकाल दिया। अगर हम देखें वहां से तो चलाने वाला कोई है ही नहीं, रोकने वाला ही है। चलाने वाला फोर्स नहीं है, चलने वाली वेलोसिटी है। चलने वाली वेलोसिटी है, और वो भी क्या है? इनिशियल देखे तो 20 है वो, है ना, उसको घटा रहा है कौन? रिटार्डेशन। छापो फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, what force should be applied on a block externally so that it moves with constant speed? Okay, what should be the force on the okay म्यू के कितना दिया हुआ है 0.1। अच्छा, ब्लॉक कितने केजी का है? तो सेम 5 केजी का ब्लॉक है, 5 केजी का ब्लॉक है। अब हमें चाहिए कि ये एक v वेलोसिटी से चलने लगे। चले, कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा? तो बताओ मुझे कि इस कंडीशन में एक फोर्स आ जाएगा पिक्चर में, उसका नाम क्या है? उसका वैल्यू होता है म्यू के एन, विच इक्वल्स टू म्यू 0.1 इंटू एम जी, कितना 5 इंटू 10, तो 5 न्यूटन आ गया। कौन? एफ के। अब एफ के आ गया तो कितना फोर्स लगाओगे जो कि कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे? जितना फोर्स है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी नीड्स टू कांस्टेंट, इसको क्या रखना पड़ेगा? तो फोर्स एफ नेट क्या होना पड़ेगा? एफ नेट जीरो। एफ नेट चलाने वाला एफ एक्सटर्नल मान लो, एफ एक्सटर्नल माइनस रोकने वाला शुड बी जीरो, यानी एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ के विच इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन है। तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी के लिए फोर्स नहीं चाहिए। नहीं चमका। अरे यार चलो 6 न्यूटन लगा लो, कितना लगा लो? तो एक्सेशन आ गया ना यार, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया 1 न्यूटन का, तो वो तो नहीं चाहिए ना अपने को। हाँ, अरे फोर्स निकालना है। हाँ जी, नहीं, फॉर दिस इंस्टेंट ऐसा निकालना। व्हाट शुड बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एक्सटर्नली सो दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। कंडीशन ये, वेलोसिटी अगर इतनी रखनी है मुझे, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सोचो ना, चलो एक्सेलरेशन निकाल लो, कितना हो जाएगा बेटा? 5/5 कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब अगर वो कंडीशन ला दिए तुमने, है कि नहीं, एक्सेशन कितना है? अब 1 न्यूटन का आया, पीछे उतना ही चाहिए ना फोर्स एक्सटर्नल, ये तो पीछे वाला फोर्स हुआ, आगे उतना ही एक्सेशन चाहिए ताकि वो नेट एक्सेशन भी जीरो हो जाए। लेकिन अपन नेट एक्सेशन के टर्म से बात नहीं करते, नेट फोर्स के टर्म से बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जल्दी देखो यार। भाई इसमें से कुछ भी नहीं है जो नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 सब कर सकते हो। वही कंपोनेंट लेना जानते हो ना तुम, mg का पैरेलल और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि एफ के इज नॉट म्यू इंटू एम जी, इट इज म्यू इंटू एन, क्योंकि एन की वैल्यू इस बार देखो कितना आ रहा है, एम जी क्या आ रहा है, एम जी इसके लिए 9th क्वेश्चन के लिए एम जी का क्या आ रहा है बताओ जल्दी से। अरे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं, वैल्यू नहीं चाहिए, फॉर्मूला बताओ। एम जी कॉस थीटा, ये तो चाह रहा था मैं। तो हमेशा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 9।
ऐसा कोई कंडीशन है बेटा? ये वाला थीटा कितना है? 37 है, ठीक। अब बताओ, मैं mg के लिए लिख रहा हूं, इधर क्या हो जाएगा? mg साइन 37, और इधर क्या हो जाएगा? mg का cos 37, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? अब एक और पिक्चर, अभी तक यही रहता था, एक और पिक्चर में आ गया, क्योंकि ये जाना चाहेगा इधर तो फ्रिक्शन आ जाएगा इधर। वो कौन सा होगा? अभी बोल रहा है ये कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, मान भी लेते हैं। खैर, ऐसा कुछ रहेगा पिक्चर में। तो मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स क्या हुआ? अरे बोलो भाई, नॉर्मल फोर्स इज नथिंग बट इट इज mg cos 37 डिग्री, ठीक है। Fk कितना होगा? हाँ, Fk यहां से कितना होगा? अगर वो इक्विलिब्रियम पे हो तो बोल सकते हैं इक्वल। नहीं आया तुम्हें? हाँ, अगर वो रुकी हुई रहेगी तो ना उसके बराबर होगा। और तुम काइनेटिक बोल रहे तो रुकी हुई कहां से? अरे यार, अरे यार, तुम क्या बोल रहे हो? ब्लॉक नीचे आ रहा है ना, तभी तो Fk मान रहे हो। अगर Fk को तुमने इक्वल कर दिया उसके तो कैसे होगा? तो Fk का फॉर्मूला से निकालो ना। फॉर्मूला क्या था? म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है बेटा? दिया हुआ है क्या? अच्छा, म्यू फाइंड करना था। पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए। म्यू के इंटू एम जी कॉस 37। कितना आ रहा है ये? एम की वैल्यू तेरे। अच्छा, एक और कंडीशन दे रखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, मैंने ये नहीं बनाया। यहाँ पर ये बोल रहा है कि v कांस्टेंट है। अब हम वो कंडीशन ले सकते हैं। जस्ट एक मिनट बेटा, एक मिनट जस्ट कंप्लीट कर लो, फिर आपको यहाँ पर ना खुद ही बोल रहा है ये, सुनो सुनो, खुद ही यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे तो आ रहा है लेकिन किससे आ रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। इट मींस उस डायरेक्शन में नेट एक्सेलेरेशन जीरो है ना, या नेट फोर्स भी वहां पर जीरो। तो इट मींस इस कंडीशन अपन बोल सकते हैं कि एफ के मस्ट बी इक्वल्स टू, तो बाई डेफिनेशन एफ के हुआ म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, बाई कंडीशन हुआ एफ के की वैल्यू एम जी साइन थीटा। दोनों को इक्वेट करो। अब बात समझ में आ रही है? एक जगह ये बाई डेफिनेशन था बेटा फोर्स के, बाई फॉर्मूला दिस वन आया। अब बाई कंडीशन क्या आया बोलो जल्दी से? एम जी साइन 37 डिग्री है ना। इन दोनों को अब एफ के इक्वल कर लो। जस्ट एक मिनट। तो एम एफ के जो पूछा था वो एम जी साइन 37 हो गया। तो वैल्यू निकालो, कितना हुआ बोलो जल्दी से? 20 इंटू 10 इंटू 3/5। तो एफ के की वैल्यू आ गई बेटा। अब हमको क्या चाहिए? म्यू चाहिए। तो अपन क्या करते हैं? म्यू के एम जी कास 37 कितना होता है? 4/5 इक्वल्स टू एम जी 3/5 बोल सकते हैं इसको। एम जी खत्म लिया है। अपन 120 भी डायरेक्टली लिख सकते थे लेकिन मैंने यहां लिखा इसलिए कि कैंसिल हो जाए। अब बताओ क्या हो जाएगा? 12 नहीं, 3/4। इसी को सॉल्व करके बोल रहे हो? हाँ ठीक है, ये 3/4। कहाँ थे बेटा आप? नीचे क्यों देख रहे थे? देखो यहाँ पे, ये यहां तक समझ में आया आपको? तो देखो सुनो ध्यान से, एन एम जी कॉस थीटा इधर है, एन उधर है, तो एन एम जी कॉस थीटा हो गया। समझ में आया? और बाई फॉर्मूला क्या होता है? एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू एन। अपन ने क्या लिखा? म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर।
और बाई कंडीशन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रहा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट से इधर आ रहा है, इट मींस इधर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो हुआ। तो नेट फोर्स जीरो मतलब अप इक्वल्स टू डाउन, तो एफ के इक्वल्स टू वही लिखा है, एफ के इक्वल्स टू एम जी साइन 37। बस वहां से एम की वैल्यू रखा, जी की वैल्यू रखा, साइन। ये आ गया एफ के पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो तुमसे पूछा। अब दूसरा पूछ रहा म्यू के की वैल्यू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफ के सेम है ना यार, ये वाला एफ के ये आया, ये वाला से ये आया, ये बाई डेफिनेशन ये बाई कंडीशन। तो बाई डेफिनेशन क्या था, म्यू के एम जी कॉस 37 डिग्री इक्वल्स टू एम जी साइन 37 डिग्री, है ना। एम जी ने एम जी को, तो म्यू के इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू के इंटू ये क्या है देखो 4/5 इक्वल्स टू 3/5, 5 ने 5 को, तो म्यू के इक्वल्स टू 3/4, यही था यार। ऑल गुड। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 10। अरे क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बेटा अब आप बताओ यार, कुछ मैंने रोका था, क्या बोल रहे थे, सेम बात बोल रहे थे, ठीक, थैंक यू सो मच, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, एक सरफेस है, क्या है, अरे क्या है, सरफेस है, क्या है, वॉल है, वर्टिकल सरफेस है। अब यहां पर एक ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। उस ब्लॉक का जो 8 kg का है, कितने का है, इधर एक फोर्स लगा रहे हो F इक्वल्स टू 20 न्यूटन है। ओके वेरी नाइस। Block pressed against the wall shown in the block is moving vertically down against the wall. Find the friction force of friction and acceleration on the block. ओके यानी कि मूविंग है तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, एफ के लगेगा। म्यू के कितना दिया हुआ है, म्यू के कितना दिया हुआ है, तो म्यू के दिया हुआ है बेटा 0.1। वो पहला क्वेश्चन क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, एफ के। एक और बात, आज एफ एस पढ़ ही नहीं रहे हैं तो एफ के ही निकल एग्जाम में, लेकिन बताया नहीं जाएगा। म्यू के इंटू एन है ना, ऐसे ही बोला मैंने सर। तो 0.1। अब नॉर्मल फोर्स कितना है, mg ना, 20 लेंगे, mg नहीं लेंगे, mg लेंगे, 80 लेंगे। देखो मधिया 80 बोल रही है, वेरी नाइस बच्चे। तुम बताओ श्रेया, 80, हाँ 80 होना चाहिए क्योंकि नीचे तो गधों नॉर्मल फोर्स कहाँ होता है। अरे यार सरफेस नीचे था तो नीचे वाला लगा रहा था, सरफेस यहां है तो यहां वाला लगाएगा। हाँ 20, इसलिए तो यहां ये लिखाया था। हाँ इधर देखो, अब क्या लिखाया था, अरे क्या लिखाया था नॉर्मल फोर्स के बारे में, कांटेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर। क्या लिखाया था, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कांटेक्ट सरफेस किधर है, उसका परपेंडिकुलर इधर होगा ना, नहीं होगा सर, किधर होगा, इधर होगा सर, किधर होगा सर। और नॉर्मल किसके बराबर हो जाना होना पड़ेगा, क्योंकि दीवार को वो धक्का मार के अंदर तो नहीं जा रहा, इट मींस उसको बैलेंस कर रहा होगा, कितने से, 20 न्यूटन। तो एन की वैल्यू क्या है बेटा, 20 न्यूटन है। तब यहाँ पे आंसर कितना लिखेंगे, 20, तो हो जाएगा 2 न्यूटन। अच्छा अच्छा, ओके वेरी नाइस। क्या, वेरी नाइस, क्या बेटा। अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा,
एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछा है, किधर होगा? इधर हॉरिजॉन्टल होगा ना, एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन किधर होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब 2 न्यूटन अपॉन 8 केजी मास, यही होगा? नहीं सर, हम लोग अब गधे नहीं रहे, हम लोग अब जान गए हैं कि सर उधर तो कहीं जा ही नहीं रहा, वो फोर्स लगा के रखा हुआ है, ना अंदर जा रहा है ना इधर आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल तो कुछ नहीं हो रहा। अब एक्सेशन आएगा किधर? वर्टिकल। अच्छा एक बात और, हाँ कितना होगा जल्दी बताओ? mg, नीचे mg लग रहा है तो एक्सेशन कितना होगा? अरे भाई ये बात समझ में आया कि एक्सेशन इस डायरेक्शन में नहीं होने वाला, दीवार को फाड़ के नहीं जा रहा, होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 20/8। नेट फोर्स एक्सेशन के लिए क्या करते हो आप? एक्सेशन क्या क्या करते हो? चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला कितना है? 20, रोकने वाला 0 बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, मासूम लोग। अरे बेटा रोकने वाला आ गया है, इधर आया है, वो एफ, देखो नॉर्मल इधर लग रहा था, फ्रिक्शन उधर आ गया, नॉर्मल इधर लग रहा था, फ्रिक्शन उधर लग रहा है। क्यों लग रहा है फ्रिक्शन ऊपर? क्योंकि ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है, क्योंकि ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है। तो चलाने वाला माइनस अपॉन, हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं, चलाने वाला कौन है इस बार? 20 भूल जाओ, अब उसका काम नॉर्मल में था। समझ आ रहा है अब? हाँ, दिस क्वेश्चन क्लैरिफाइज ऑल द, है ना, ग्लिचेस। बात समझ आ रही है? सुनो ध्यान से, बच्चे हमेशा सोचते हैं म्यू इंटू एम जी, नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा ग्रेविटी वाला फोर्स के बराबर आएगा या उसका कॉम्पोनेंट आएगा, ये भी जरूरी नहीं। पहले सीधा सीधा एन की वैल्यू कितनी आई? एम जी के बराबर, इसमें एन की वैल्यू एम जी का कॉम्पोनेंट आया, और इसमें तो भाई और आगे चला गया, एन की वैल्यू एम जी से आ ही नहीं रहा। बात समझ आ रही है? तो एफ के निकालने के लिए नॉर्मल फोर्स चाहिए, वो जहां से आएगा वहां से लेंगे। क्लियर हो गया? एफ के निकालने के लिए नॉर्मल चाहिए, वो जहां से मिलेगा वो लेंगे। अब एक्सेशन निकालने के लिए जिस डायरेक्शन में एक्सेशन आएगा उस डायरेक्शन के फोर्सेस की बात करेंगे ना। अब मुझे पता चल चुका इधर तो एक्सेशन आ नहीं रहा, आएगा तो नीचे ऊपर में। अब मुझे पता है कि नीचे फोर्स कितना है, 80 है। अब 80 है मध्या, अब नीचे चलाने वाला फोर्स 80 है, रोकने वाला फोर्स कितना है? 2 अपॉन, जो भी आएगा यार, है ना, जो भी आएगा, कितना आएगा? जो भी आएगा, बेसिकली यही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11। मैं अभी रखता हूं, 12 करो सॉल्व। 11 आखिरी में करते, 12। अरे वेरिएशन सॉल्व, 12 जल्दी करेंगे, 11 अभी रहने दो, सेम है इंक्लाइंड वाला। अरे वेरिएशन कंप्लीट कर लो, वो कर लोगे तुम, बाद में बताऊंगा ही। अरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक अपने पास मेज है, क्या है? मेज। हाँ सर, ओके। कोई बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहे हैं, चलो ठीक है।
हल्ला नहीं करेंगे, बस 2-3 मिनट बाकी है, जल्दी से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। 11 कर रहे हैं बाद में ना बेटा यार। धैर्य, हैव सम धैर्य, हैव सम धैर्य। तो ये, अरे ये आपका एक सरफेस है, क्या है? सरफेस है। यहाँ पर एक पुली लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? एक यहाँ ब्लॉक है, क्या है? ब्लॉक है। सेवन है, यहाँ पे 2 है। ओके, बहुत ही आसान, जल्दी हो जाएंगे। 11 में क्या बोल रहा है बेटा? सिस्टम एक्सेस ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है। देखो इधर, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू के की वैल्यू दे रखी है क्या? कितना दे रखा है? 0.1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ के? म्यू इंटू म्यू के इंटू एन। व्हाट इज म्यू के? 0. एन कितना होगा? अब इस बार नॉर्मल किधर है? नीचे वाला है नॉर्मल। वो किसके बराबर है? इस ब्लॉक का मास इंटू इसे, तो कितना हो जाएगा? तो एफ के कितना आ गया बेटा? 2 न्यूटन आ गया। अब आपसे क्या पूछा? टेंशन पूछ रहा है। अच्छा, एक्सेशन, एक्सेशन बराबर चलो नहीं एक्सेशन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन बराबर क्या करते हैं? ए इक्वल्स टू चलाने वाला कितना? माइनस 2g। 7g माइनस रोकने वाला कोई बोला 2g। 2g कैसे रोक रहा है? हाँ नहीं, एफ के है, सीधा सीधा एफ के। हाँ 2n। अच्छा सॉरी मुझे लगा n की वैल्यू बोले। 2 न्यूटन है, ठीक है। एफ के किसमें? जी हाँ 7g मतलब 70 ही है। चलो एक बच्चा बोले सर चलाने वाला 70 माइनस रोकने वाला 2 न्यूटन है ना। लेकिन एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास। तो चलाने रोकने वाला कितना है? 2। टोटल मास कितना है? कितना हो गया? अरे 68 ही तो लिखा है मैंने। 7 9 63 7 पॉइंट समथिंग 5 पूरा। अरे वाह, ठीक। हाँ अब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? तो हम किसी एक ब्लॉक के पास आते हैं। किस पे जाओगे? अभी दोनों में 2-2 फोर्स लग रहा है, कहीं पे चले जाओ। चलो 2 पे जाते हैं। टेंशन चला रहा है और एफ के रोक रहा है, लेकिन ब्लॉक आगे इधर ए से बढ़ेगा। तो T माइनस एफ के इक्वल्स टू एम ए। बेटा बोलो जल्दी से, एम ए। तो टेंशन इक्वल्स टू एम ए मतलब 2 kg इंटू ए कितना है? 68/7। अच्छा ओके, वेरी नाइस। प्लस 2 न्यूटन। भाई बड़ा गंदा सा कैलकुलेशन है भाई, निकाल लेना जो भी आएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 12। अरे 13। क्वेश्चन नंबर 13। भाई लेट से स्टार्ट करा तुमने। क्वेश्चन नंबर 13। अरे ये तो सी से... जी मैं इधर ही हूं, मेरे को सुनाई दे रहा है। अरे एक क्वेश्चन तो करूंगा, अब मैंने लिख दिया है। CCQ है ना, सॉल्व कर लो। अरे भाई जितनी देर में तुमने बोला उतनी सॉल्व हो जाएगा। नीचे क्या लग रहा है बताओ? mg का साइन
mg का साइन 37 डिग्री, ठीक है। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन का। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ब्लॉक की मास दे रखी है 20 इंटू 3/5, कितना हो जाएगा? 4 या 12, तो 12। एक्सेशन निकालो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास, कितनी आ गई? कितना आ गया? खत्म कहानी। किस में? तो ज्यादा फोर्स इधर है, ज्यादा फोर्स किधर है? तो फ्रिक्शन और एक्स्ट्रा में इधर भी लगेगा। एफ के की वैल्यू निकालेंगे, एफ के की वैल्यू निकालेंगे 0.1 इंटू एन एम जी का कॉस 37, तो 0.1 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 4/5। बहुत ही आवाज कर रहे हो, यही तो लोग जल्दीबाजी करते हो इसीलिए होता है ऐसा। ये आया क्या? और कुछ बच्चा? हाँ, अरे यहाँ नीचे 10 है तो कट कर दिया ना, ठीक है ना। हाँ, बस एक्स्ट्रा में ये जोड़ना पड़ेगा। अब एक्सेशन इक्वल्स टू चलाने वाला 100 है, रोकने वाला, ये दोनों मिलकर है। अब कितना है इसकी वैल्यू? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट कंसेप्चुअली रॉन्ग था। कितना आया वो वाला? 1.6, 13.6 है ना, 12 भी तो है। mg 20 का साइन है, तो 13.6 अपॉन टोटल मास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, जो भी आया वही आंसर है, जो भी आया वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बोलो। कौन सा? हाँ, माइनस ही तो कर रहे हैं, मतलब एक और कंपोनेंट है ना mg का, इधर एक और है 12। तो बेसिकली इस ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है पता है तुमको? ब्लॉक में इधर 100 लग रहा है, नीचे एक 12 है mg का कंपोनेंट, और एक फ्रिक्शन की वैल्यू 1.6, तो ये दोनों मिलकर रोक रहे हैं ना। इसकी आंसर ठीक है। बात बेटा समझ में आया? देखो रानी का और ये, हाँ तुम अलग अलग मतलब ऐसे बोला 100 -12 -3.1.6, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाँ, तो जितना आएगा यार, ठीक है, मैं ये नहीं लिखा। बच्चे ने बताया कि 38 आ रहा है, इसने खुद बताया। कितना आ रहा है? हाँ, 43.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, आगे इन्होंने बताया था।